प्रलय वाली भारी बारिश आ गई, लेकिन मेरे निर्दयी माता पिता ने मुझे सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद कर दिया था। उसके बाद लगातार 2 महीने तक ऐसी भयानक बारिश हुई जिसने पूरे शहर को डुबो कर रख दिया, और मैं बेसमेंट में ही घुट घुट कर पानी में डूब कर मर गया। जबकि मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई और उस कुत्ते को लेकर हमारे पुराने घर भाग गए और अपनी जान बचा ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मैं सामान से लदा हुआ हूँ। मैं अपने नए आलीशान बंगले के दरवाजे पर खड़ा था। सच में भगवान की मुझ पर कृपा हो गई। उसने मुझे प्रलय आने से ठीक पहले के वक्त में वापस भेज दिया। मम्मी पापा, भैया तो मेरे कुत्ते से भी ज्यादा गंदे हैं। मैं नहीं चाहता कि भैया यहाँ रहे। अरे मेरा बच्चा, तुम चिंता मत करो। किसने कहा कि वो यहाँ रहेगा? यहाँ तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। तुम वापस पुराने घर में जाकर रहो। 30वीं मंजिल की हवा साफ है और तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। पिछली जिंदगी की तरह ही माँ बाप मुझे पुराने घर में धक्के मार कर निकालना चाहते थे। पिछली बार मैं फूट फूट कर रोया था और यहीं रहने की भीख मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे सजा के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां मेरी बहुत दर्दनाक मौत हुई। मरने के बाद जब मेरी आत्मा पुराने घर गई, तब मुझे पता चला कि ये लोग मेरे भाई को लेकर पुराने घर भाग गए थे और वहां मजे से जिंदा बच गए। मम्मी पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अब से वो मनहूस भैया हमारे बीच नहीं है। अब आप दोनों सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। फिक्र मत कर मेरे लाल आयांग। वो यहाँ रहे या न रहे, हम हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेंगे। एक नया जीवन लेकर लौटने के बाद मैं ढेर सारा खाना जमा करूंगा और उस पुराने घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और तुम सबको तड़प तड़प कर मरते हुए देखूंगा। ही ठीक है, मैं अभी पुराने घर वापस जा रहा हूँ। उम्मीद है मम्मी पापा, भाई और आपका ये कुत्ता इस नए बंगले में मजे से रहेंगे। खुश रहो। ये सुनकर मेरे माँ बाप और भाई ने तुरंत मुंह फेर लिया और अंदर चले गए। उन्हें मुझे रोकने की जरा भी परवाह नहीं थी। कैसी मनहूसियत है, ये इतनी धीरे क्यों चल रहा है? इतनी भयंकर गर्मी में हमें बाहर धूप में खड़ा कर रखा है। मैंने अपनी जेब में रखी पुराने घर की चाबी को कसकर पकड़ लिया। शिफ्टिंग इतनी जल्दबाजी में हुई कि तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ भाई और कुत्ते पर था। पुराने घर की इकलौती चाबी सिर्फ मेरे पास है और आज रात एक बेहद अजीब और खौफनाक तूफान आने वाला है, जो इस पूरे आलीशान बंगले को तबाह कर देगा। जबकि 30वीं मंजिल वाला मेरा पुराना घर सबसे सुरक्षित जगह है। अभी मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करना होगा। पिछली जिंदगी में उस बेसमेंट के अंदर भूख के मारे मैंने अपने नाखून चबा लिए थे और प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पिया था। मैं वो खौफनाक दर्द दोबारा किसी कीमत पर नहीं झेलूंगा। अफसोस कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। छुप छुप कर जोड़े हुए सिर्फ 300 रुपये हैं मेरे पास। इन पैसों से तो बस कुछ पैकेट मैगी ही आ पाएगी और पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर वो तूफान सच में 2 महीने तक चला तो जिंदा रहकर भी मैं भूख से ही मर जाऊंगा। मैं यही सब सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी मेरी माँ का फोन आया। सुनो चेंग फेग, तुम्हारे भाई को हॉल में बहुत गर्मी लग रही है। तुम अभी इसी वक्त मॉल जाओ और एक नया एस बड़ी ही खरीद कर लाओ। अगर आधे घंटे के अंदर मेरे बेटे को ठंडी हवा नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। मैंने अपने फोन का मैसेज चेक किया। मेरे खाते में पैसे आ चुके थे। जी मम्मी, मैं अभी भाई के लिए इसी खरीदने जाता हूँ। पैसे मिलते ही मैं बिना पलक झपकाए सीधा सुपरमार्केट के काउंटर पर पहुंचा और पूरे 30,300 रुपये अपने शॉपिंग कार्ड में डलवा लिए। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए मैंने पेपर स्प्रे और एक इलेक्ट्रिक स्टन गन खरीद ली। तूफान के दौरान बिजली पानी सब कट जाएगा, इसलिए मुझे सबसे पहले ऐसा खाना लेना चाहिए जो लंबे वक्त तक खराब न हो और जिसे सीधा खाया जा सके। तो सबसे पहले मुझे 10 पेटी नूडल्स दे दो और 6 पेटी पानी की बोतलें, 8 डिब्बे इमरजेंसी राशन, बीफ जर्की के 10 पैकेट, 200 पैकेट रेडी टू ईट खाना और इसके अलावा मजेदार स्नैक्स भी तो चाहिए। पैकेट वाले चिकन लेग पीस, डक हेड, सूखी मछलियाँ और बाकी सब। शकरकंद, मक्का, मूली और सेब को भी छोड़ नहीं सकते।
और हाँ, काम आने वाली हर तरह की दवाइयाँ भी साथ रखनी होंगी। इस तरह पूरा एक दिन पागलों की तरह मेहनत करने के बाद मैं सारा सामान पुराने घर में ला पाया। जब सब कुछ सेट हो गया तो खिड़की के बाहर चमकती बिजली ने ठीक उसी तरह अंधेरी रात को चीर दिया। मूसलाधार बारिश को गिरते हुए देखकर मुझे पिछले जन्म में बेसमेंट में डूबकर मरने का वो खौफनाक मंजर याद आ गया। मेरे दोनों हाथ लोहे के दरवाजे को खुरच रहे थे, यहाँ तक कि मेरे नाखूनों से खून रिसने लगा था। बेसमेंट का पानी मेरी जांघों के ऊपर आ चुका था। पापा, मम्मी, पानी अंदर आ रहा है, पानी भर रहा है, मुझे बाहर निकालो। चुप कर, अपने छोटे भाई को मत डरा। ये हमारा नया खरीदा हुआ बड़ा विला है। तू एक मनहूस कचरा है, तू सिर्फ बेसमेंट में सड़ने के लायक है। इतनी भारी बारिश में पानी अंदर आना तो नॉर्मल बात है ना? तू वही पानी में पड़ा रही, नॉर्मल बात है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये बारिश बहुत अजीब है, हो सकता है 2 महीने तक लगातार बरसे। अच्छा होगा कि तू वहीं डूबकर मर जाए, मनहूस कहीं की। सुबह के 3-4 बजते बजते पूरा का पूरा बेसमेंट लगभग पानी में डूब चुका था। मेरा रोम रोम भीग चुका था। बारिश का पानी मेरी छाती तक पहुंच गया था। मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मैं पूरी ताकत से लोहे का दरवाजा पीट रहा था, बार बार चीख कर मदद मांग रहा था। गनीमत रही कि तभी पापा की आवाज सुनाई दी। चेंग फेग, क्या पुराने घर की चाबियां तेरे पास हैं? जल्दी से मुझे दे। हाँ ठीक है, मैं अभी ढूंढ कर देता हूँ। उस घबराहट में मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से पुराने घर की चाबियां निकाली और बाहर की तरफ खिसका दी। मेरे पापा ने उन्हें झपट लिया और जोर से चिल्लाए, सुनो, छोटे को कसकर पकड़ लो, हम पहले पुराने घर वापस जा रहे हैं। ये बारिश कुछ ज्यादा ही अजीब है। कहीं सच में 2 महीने तक बारिश न होती रहे। उन्हें मुड़कर जाते देख मैं पानी में सुन्न खड़ा रह गया और फूट फूट कर चीखने लगा। पापा, दरवाजा खोलिए, पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा सा भी नहीं खुलेगा। मेरे पापा ने पलटकर देखा तक नहीं। कोशिश करना तो दूर की बात थी। लोहे की जाली वाला वो दरवाजा जल्द ही डूब गया। मैं पानी में गिर पड़ा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और मेरी सांसें हमेशा के लिए घुट गई। डूबकर मरने का वो दर्द सच में बर्दाश्त के बाहर होता है। लेकिन अब मैं वापस जिंदा लौट आया हूँ। मेरे पास खाने का पूरा भंडार है। तुम लोग इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। ये सोचकर मैंने तुरंत सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से सील कर दिए। फिर भी मुझे लगा कि इतना काफी नहीं है, इसलिए मैंने घर की सारी पानी की टंकियों को साफ पानी से लबालब भर दिया और उन्हें दरवाजे पर अटका दिया। शुक्र है कि मेरा घर टॉप फ्लोर पर है। एक बार पानी का प्रेशर बहुत कम रहता था तो पापा मम्मी ने 2 बड़े ड्रम खरीद लिए थे। वो इतने बड़े थे कि मैं उनमें घुसकर नहा भी सकता था। वो दोनों बड़े ड्रम और साथ में 3 छोटी बाल्टियां सब मैंने दरवाजे के एकदम सामने लटका दी। अब अगर कोई ताला खोल भी ले तो भी वो दरवाजा नहीं धकेल पाएगा। ये सब इंतजाम पूरा करने के बाद मुझे आखिरकार थोड़ी राहत मिली। और ठीक उसी वक्त मेरी मम्मी का फोन बज उठा। मैंने आंखें बंद की और बड़ी सुस्ती से फोन उठाया। मेरी माँ बुरी तरह चिल्लाने लगी, चेंग फेग, कहाँ मर गया तू? तुझे ऐस बड़ी ही लाने को कहा था, तू लाया क्यों नहीं? एकदम नकारा है तू। तेरे छोटे भाई की गर्मी से जान निकल रही है। कहाँ है ऐस बड़ी? ऊपर से अब ये बारिश भी शुरू हो गई है। अब इस मौसम में कौन ऐस बड़ी ही देने आएगा? माँ का गुस्से से बुरा हाल था। आखिरकार मैंने ऐस बड़ी ही नहीं खरीदा था। पहले के समय में तो ऐसा करने की मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने बाहर देखा, तूफानी बारिश और भी तेज होती जा रही थी। हाँ, तो हंस क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? मैं पूछ रही हूँ ऐस बड़ी कहाँ है? तुम लोग जितना ज्यादा भड़कोगे मैं उतना ही चुप रहूंगा। चेंग फेग, तुझे मरने का शौक चढ़ा है क्या? बहरा हो गया है? पापा ने फोन छीन लिया। उनकी आवाज में खुली धमकी और खतरनाक गुस्सा था। अगर पहले की बात होती तो मैं फोन पर ही डर के मारे कांपने लगता, लेकिन अब
मेरी वो कांपने वाली बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप लोग इतना परेशान मत होइए। एक बार भाई गर्मी से मर जाए तो फिर इस बड़ी ई की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बड़े ही प्यार से उन्हें ये सलाह दी। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। पापा यकीनन हक्के बक्के रह गए थे। फिर वो जोर से चीखे, चेन फेंक। तूने क्या कहा? मैंने खटाक से फोन काट दिया। मैं उठा और नहाने चला गया। इस बार मैं तुम सबको अपने घुटनों पर गिरकर मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखूंगा। मैंने पूरे 1 घंटे तक बड़े मजे से गर्म पानी से नहाया। आहा, इतना सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। पहले नहाते वक्त अगर 10 मिनट से एक पल भी ज्यादा लग जाता तो मम्मी पापा पानी बर्बाद करने का ताना देकर मुझे खूब सुनाते थे। यहाँ तक कि मुझे गर्म पानी छूने की भी मनाही थी। नहाने के बाद मैं एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। मैंने बाहर झांका, ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया इस बारिश में डूबने वाली है। मैंने एक सेल्फ हीटिंग खाने का डिब्बा खोला और साथ में चिकन लेग और सूखी मछली भी रख ली। मैं मजे से अपना खाना खाने लगा। तभी फोन फिर से बज उठा। परिवार वाले ग्रुप में मैसेज आया था। मेरे छोटे भाई ने मैसेज भेजा था, मम्मी पापा, बाहर कितनी भयंकर बारिश हो रही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप लोग मेरे कमरे में आ सकते हैं? मेरे प्यारे बेटे, डरने की कोई बात नहीं है। हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। मम्मी पापा तो बस उसी के इशारे पर नाचते थे। वो तुरंत उसे तसल्ली देने पहुंच गए। कुछ ही देर में भाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी। उसमें वो तीनों बेडरूम में कुत्ते को गोद में लिए एक प्यारी सी सेल्फी में मुस्कुरा रहे थे। कैप्शन था, विला में शिफ्ट होते ही इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई, क्या किस्मत है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मम्मी पापा मेरे साथ हैं। पर उसका मन बस पोस्ट डालने से नहीं भरा। उसने ग्रुप में जानबूझकर मुझे टैग करते हुए पूछा, भैया आप कहाँ हो? डर लग रहा है क्या? मैंने सुना आप मुझे गर्मी से मार डालना चाहते हो ताकि आपको ऐस बड़ी ही ना लाना पड़े। आप मुझसे इतनी नफरत करते हो क्या? कौन इसके मुंह लगे। वाह, ये चिकन लेग तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरा भाई मुझे फिर से चिढ़ाने लगा। भैया, मेरे पास तो मम्मी पापा हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। आप तो पुराने घर में बिल्कुल अकेले हो। आपकी तो डर के मारे जान ही निकल रही होगी। ही। तब तक मैंने अपना मजेदार खाना खत्म कर लिया था और मैं अपना कूड़ा समेटने लगा। मैंने सारा कचरा पैक करके भाई के पुराने कमरे में फेंक दिया और जानबूझकर उसकी एक फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दी, ये दिखाने के लिए कि कचरा उसी के कमरे में फेंका है। इसे देखते ही भाई गुस्से से पागल हो गया। तू कर क्या रहा है? मेरे कमरे में कचरा क्यों फेंका? बाहर बारिश हो रही है, फेंकने की जगह नहीं है, इसलिए अभी तेरे कमरे में जमा कर रहा हूँ ताकि बाहर मुझे इसकी बदबू न आए। ये सुनते ही भाई ने मुझे तुरंत वीडियो कॉल किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। थोड़ी ही देर बाद पापा का गुस्से से भरा वॉइस नोट आया, चेन फेंक, तुझे मौत आ गई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई सारा कचरा अपने भाई के कमरे में फेंकने की? पागल हो गया है क्या तू? अभी के अभी उसका कमरा साफ कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। ही, मैंने बस एक स्माइली भेज दी और फोन स्विच ऑफ करके किनारे फेंक दिया। फिर उस पूरी रात मैं बाहर चमकती बिजली और गरजते बादलों की आवाज सुनता रहा और इतने सुकून से सोया जितना पहले कभी नहीं सोया था। जब मेरी नींद खुली तब भी आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। मूसलाधार बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने जैसे ही फोन ऑन किया तो देखा कि स्क्रीन पर मम्मी और पापा के दर्जनों मिस्ड कॉल पड़े थे। साफ था कि पिछले जन्म की तरह ही उन्हें आधी रात को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था और वो रातों रात पुराने घर वापस आ गए थे। मुझे इतने सारे कॉल शायद दरवाजा खुलवाने के लिए ही किए गए थे। मैं एक ठंडी मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी मुझे बाहर से उनकी आवाजें सुनाई दी। लगता है चेंगफेंग घर पर नहीं है। उसे डर होगा कि हम उस पर गुस्सा करेंगे या फिर हिसाब बराबर करेंगे, इसीलिए वो रातों रात कहीं छिप गया है। तभी भाई की रोती हुई भारी आवाज आई, अब हम क्या करें? मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है। जल्दी से दरवाजा खोलो ना, हम में से किसी के पास चाबी नहीं है।
इतनी भारी बारिश में कोई ताले वाला भी नहीं मिलेगा। मेरे अच्छे बेटे, घबरा मत, तेरा बाप है ना यहाँ। पापा ने उसे दिलासा दिया। मेरा भाई रोते रोते मुझे गालियाँ देने लगा। सब उस घटिया चेंगफेक की गलती है। उसने विला में चाबी क्यों नहीं छोड़ी? मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, मैं उस चेंगफेक के हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। उसी वक्त मूसलाधार बारिश अचानक थोड़ी धीमी हो गई और आसमान में हल्की सी रोशनी छा गई। पापा खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, बारिश रुकने वाली है, चलो वापस विला चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि बारिश लगातार 2 महीने तक चलती रहे? मेरे हाथ तोड़ने चले थे। मैंने मन ही मन सोचा, शायद तुम लोग यह नहीं जानते कि तुमने खुद अपने हाथों से जिंदा बचने का अपना इकलौता मौका गंवा दिया है। अगर तुम इस रिहायशी इमारत में रुक जाते तो बाढ़ में डूबने से बच सकते थे, और यहाँ इमारत में बहुत सारे लोग हैं तो खाने का इंतजाम भी हो ही जाता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस आलीशान विला में ही वापस जाना था। और जैसा कि मुझे पता था, उनके घर पहुँचते ही बारिश फिर से जोरों पर शुरू हो गई। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी। जियांग नदी का जलस्तर भयानक रूप से बढ़ चुका था और पानी तटबंधों को तोड़ने ही वाला था। वो नदी हमारी सोसाइटी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। इसके अलावा सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी एक और चेतावनी भेज दी कि अंडरग्राउंड पार्किंग की वायरिंग टूट गई है, इसीलिए बिजली काटी गई है। कई जगहों पर पानी में कट दौड़ रहा है। कोई भी गलती से पानी में न उतरे। हाँ, पानी में कट हो तो भला कौन पानी में उतरने की हिम्मत करेगा? जैसा कि मुझे लगा था, पापा ने ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा। सुनो, तुम पहले बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर जाओ। पहली मंजिल पर पानी के पास मत जाना, भगवान जाने कहाँ कट फैला हो। उफ, दिमाग खराब हो गया है। ये बारिश कब रुकेगी? मैं बेटे के लिए नूडल्स भी नहीं बना पा रही। और फिर उन तीनों ने फिर से मुझे ताने मारना और कोसना शुरू कर दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना खाना बनाने लगा। पेट भर खाने पीने के बाद मैं फिर से बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। मैं मजे से सेब खाने लगा। अब तक मूसलाधार बारिश बेकाबू हो चुकी थी। सोसाइटी के नीचे वाली सारी सड़कें पूरी तरह डूब चुकी थी। यहाँ तक कि चौक में लगा जिराफ का पुतला भी आधा डूब गया था। इसका मतलब था कि सोसाइटी में पानी कम से कम आधा मीटर गहरा भर चुका था। 5वां दिन जिराफ के पैर पूरी तरह डूब गए। 7वां दिन जिराफ के सींग भी पानी में डूब गए। और उसी दिन जियांग नदी की तरफ से बाढ़ का एक भयंकर रेला आया। पूरी सोसाइटी में दहशत फैल गई। बहुत से लोग चीख रहे थे, क्या जियांग नदी का बांध टूट गया है? जल्दी से ऊंचाई वाली जगह पर भागो। हर तरफ बस पानी ही पानी था। सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। मैंने फौरन अपना मेन दरवाजा चेक किया, वो बिल्कुल सही सलामत था। मैं तसल्ली से सोफे पर लेट गया। फोन में अभी भी नेटवर्क आ रहा था। परिवार के ग्रुप में कई दिनों के सन्नाटे के बाद आखिरकार मैसेज आया। मैंने पावर बैंक से अपना फोन चार्ज कर लिया था। तुम लोगों का क्या हाल है? मैं दूसरी मंजिल की बालकनी में फंस गया हूँ। लगता है ड्राइंग रूम में भी कट फैल गया है। मेरी तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। सुनो, हम लोग छज्जे पर छुपे हुए हैं। शुक्र है मैं नूडल्स ऊपर ले आई थी। बस इसे ही सूखा चबा रहे हैं ताकि भूखे न मरे। तुम कैसे हो? मुझे सड़े हुए केलों का एक गुच्छा मिला है। पानी में तैरते हुए आ गए थे। अब बस इन्हीं के सहारे हूँ। पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरे प्यारे बेटे, रोना नहीं मेरा बच्चा। मुझे सामने वाले बंगले में कोई नजर आया है। मैं अभी उनसे खाने के लिए कुछ मांगती हूँ। खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है क्या? क्या मुंह खोलते ही खाना नहीं मिल जाता? ये देखो, गर्मा गर्म हॉट पॉट, ये शानदार बड़े बड़े चिकन विंग्स और ठंडी मीठी कोला, ये लाल कुरकुरे सेब। इतना खाना है कि खाया ही नहीं जा रहा। चेंग फैंग, कमीने, तुझे ये खाना कहाँ से मिला? अभी के अभी मुझे भिजवा दे। इसी वक्त चेंग फैंग, ला कर दे। तू पुराने वाले घर में है ना? पिछली बार तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला था?
तेरी मौत आई है क्या? अरे परिवार वालों, मैं तो बस मजे से अपना हॉटपॉट खा रहा हूँ। मेरे इतने मजे लेते देखकर मेरा भाई और माँ आग बबूला हो गए। 60 सेकंड के वॉइस मैसेज दनादन आने लगे, पर मैंने एक भी मैसेज नहीं सुना। तभी पापा ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, चेंग फैंग, अब हर जगह पानी भर चुका है। जियांग नदी का भी बांध टूट गया है। तुम अपना ख्याल रखना, घर से बाहर मत निकलना, समझे? मानना पड़ेगा, कंपनी के बड़े अफसर जो ठहरे। पापा का लोगों को अपने इशारों पर नचाने का ये हुनर सच में गजब है। याद है 3 साल पहले वो 2 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती थी। मैंने दिन रात उनकी देखभाल की। मैं इतना थक गया था कि मेरी जान ही निकलने वाली थी, और ऊपर से माँ ने मुझे नासमझ कहकर खूब ताने मारे। उस वक्त तो मैं अंदर से बिल्कुल टूट ही गया था। जैसे ही मैंने फैसला किया कि मैं घर छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, उन्होंने अचानक से मुझे गले लगा लिया और बोले, चेंग फेंग, मेरी इतनी सेवा करने के लिए शुक्रिया। पापा सच में तुम्हारे बहुत आभारी हैं। उस पल में फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी भी परवाह की है। मेरे अंदर का सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, और मैं फिर से एक बिना शिकायत काम करने वाला गुलाम बन गया। अब सोचता हूँ तो पापा सच में बड़े चालाक हैं। उन्होंने कितनी आसानी से मेरे सारे गुस्से को पिघला दिया था, और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा की ये झूठी फिक्र भरी बातें देखकर मुझे अब भयानक घिन आ रही है। जाहिर है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने ही तो मुझे इस पुराने घर में रहने के लिए भेजा था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बाहर नहीं जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पापा तो डर ही गए थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। हाँ, एक बात और, हमारी विला सोसाइटी के लोग खुद ही बचने की तरकीब निकाल रहे हैं। किसी के पास एक रबर वाली नाव है, मैंने देखी है वो नाव। तुम उस पुराने घर में अकेले हो ना, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मौका मिलते ही हम उसी नाव पर बैठकर तुम्हारे पास पुराने घर आ जाएंगे। तुम दरवाजा खुला रखना, ठीक है? देखा, आ गए ना अपनी औकात पर। मैं बस उन्हें गालियां ही सुनाने वाला था, तभी अचानक माँ के भी सुर बदल गए। वो भी बड़े प्यार से मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। चेंग फेंग, ये भयानक तूफान और इतनी तेज बारिश बहुत खतरनाक है बेटा। परिवार के सब लोग साथ रहेंगे, तभी तो एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई ने भी एक स्माइली भेज दी। भैया, हमारा इंतजार करना, अब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। हम सबको कुछ नहीं होगा। मैं और तुम्हारा परिवार। बकवास। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और मैं हिसाब लगाने लगा। अगर उन्हें सच में नाव मिल गई है तो उनके लिए यहाँ वापस आना कोई बड़ी बात नहीं है। असल मुसीबत तो ये बाढ़ का पानी नहीं है, मुसीबत है खाने की कमी। और जब भूख बढ़ती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और बहुत जल्द ही इन इमारतों में रहने वाले लोग खौफनाक हरकतें करने लगेंगे। और अगर वो लोग यहाँ आ गए तो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देंगे कि मेरे पास खाना है। इससे मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर मैंने खुद को सुरक्षित साबित कर दिया तो फिर खतरा मुझ पर नहीं, उन पर मंडराएगा। वैसे भी मैं उन्हें यहाँ आने से रोक तो सकता नहीं, तो क्यों न उनके साथ ही एक खौफनाक खेल खेला जाए। तो ठीक है, तुम लोग कितने अच्छे हो, जल्दी वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुला रखूंगा। मैंने भी उन्हें झूठी उम्मीदों का जाल फेंक कर फंसा लिया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटे, हमारा इंतजार करना। हम बिल्कुल इंतजार करूंगा। तुम लोगों की तड़पती हुई बुरी हालत देखने का इंतजार करूंगा। हमारी ये बात खत्म होते ही इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो गया। अब न पानी है, न बिजली और न ही इंटरनेट। ये पूरा शहर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और बारिश रुकने में अभी 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त है, और बाहर से कोई मदद यहाँ पहुँच ही नहीं सकती। और इतने गहरे पानी में तो रेस्क्यू बोट्स का अंदर घुसना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर राशन गिराने की बात तो भूल ही जाओ।
लेकिन अगर ये बात किसी और को बताई जाए तो पक्का कोई यकीन नहीं करेगा। असली नर्क तो अब शुरू हुआ है। मैं मुड़ा और वापस अपने कमरे में चला गया। बिजली की चमक में मैंने एक बार फिर से अपने सारे सामान की गिनती की। पहाड़ों की तरह रखा हुआ रेडी टू ईट खाना, मिनरल वाटर के डिब्बे 6024 ml, पूरे फर्श पर फैले शकरकंद और मूली और ढेर सारे छोटे मोटे स्नैक्स। ये सब चीजें मेरे अकेले के लिए 6 महीने तक ऐश करने के लिए काफी हैं। फिर मैंने एक कोला की बोतल खोली। जीभ पर बुलबुलों के फूटने का वो एहसास मुझे गजब का सुकून दे रहा था, लेकिन मैं लापरवाह नहीं हुआ। मैं फिर से बालकनी में गया और पड़ोस में देखा मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई। अगर वो अभी तक टपके नहीं हैं, तो वापस आने पर उन्हें पड़ोस वाले फ्लैट में ही टिका दूंगा। पड़ोस वाला फ्लैट एकदम खाली और बिना काम का पड़ा है। वो अभी तक बिका नहीं था। उसमें सिक्योरिटी डोर तक नहीं लगा है। हम दोनों की बालकनी काफी पास पास है, लेकिन बीच में पक्की दीवार और लोहे की ग्रिल होने की वजह से किसी का भी कूदकर इधर आना नामुमकिन है। हाँ, अगर डंडे के सहारे कोई सामान इधर उधर करना हो तो वो बड़े आराम से हो सकता है। उस वक्त मैं अपना दांव बदल दूंगा ताकि पूरी बिल्डिंग की वो सैकड़ों भूखी प्यासी आंखें, वो खूंखार भूखी आंखें सीधे उन पर गड़ जाएं। उसके बाद उनका क्या अंजाम होगा, ये तो सोचा ही जा सकता है। मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाई और मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। 3 दिन बाद दोपहर के वक्त वो भयानक बारिश अजीब तरीके से फिर से रुक गई। अब बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बारिश के इस तरह से रुकने ने लोगों के मन में एक झूठी उम्मीद जगा दी। बिल्डिंग के बहुत से लोग जो भूख के मारे बेहाल थे, वो सब खिड़कियों और सीढ़ियों के पास जमा हो गए और बड़ी आस से बाहर झांकने लगे, उस रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए जो कभी आने ही नहीं वाली थी। अरे, कोई आया है, कोई आया है। ये तो आर्मी वाले नहीं हैं। थू, ये तो विला वाले अमीर लोग हैं। मैंने अपने हाथ बांधकर नीचे देखा। अरे, ये तो मेरा वही एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाला प्यारा परिवार है। मानना पड़ेगा, ये लोग भी बड़े उस्ताद हैं। सिर्फ 3 दिनों में ही इन्होंने एक रबर की नाव का जुगाड़ कर लिया। हालांकि उनकी हालत बहुत ही खस्ता लग रही थी, लेकिन मौत के मुंह से बच निकलने की वो खुशी दूर से ही महसूस की जा सकती थी। खासकर मेरा छोटा भाई, जो नाव चलाते हुए अपने आंसू भी पोंछ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में किसी कुत्ते की टांग दबी हो। जब उन्होंने अपनी नाव को पहली मंजिल तक डूब चुकी सीढ़ियों की रेलिंग से बांधा और बिल्डिंग के अंदर घुसे, तो वहाँ एकदम से हलचल मच गई। ओए, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नाव में कोई राशन पानी लाए हो क्या? हमें भी थोड़ा सा दे दो ना। मेरा बच्चा भूख से मरा जा रहा है। लोगों की भीड़ उन्हें ऐसे घेरने लगी जैसे खून की महक सूंघकर शार्क मछलियां आ जाती हैं। जाहिर है, मेरे मम्मी पापा के पास कोई खाना नहीं था। उनकी इकलौती दौलत बस वो रबर की नाव ही थी। उन लोगों के चंगुल से बचने के लिए मेरे पापा ने ऊपर की तरफ इशारा किया। हटो यहाँ से, सब पीछे हटो। मेरा बेटा 30वीं मंजिल पर है। वो इस पूरे इलाके का सबसे रईस आदमी है। उसके घर में खाने का पूरा गोदाम भरा पड़ा है। हम उसी के पास खाना लेने जा रहे हैं। जिसने भी मुझे रोका, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पापा की इस एक चिल्लाहट ने सारी मुसीबत सीधे मेरे सिर पर लाकर डाल दी। भूख से पागल हो चुके कई पड़ोसियों ने जैसे ही ये सुना, उनकी आंखें चमक उठी और वो सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। वे भारी भीड़ के साथ 30वीं मंजिल तक चढ़कर आ गए और जल्द ही दरवाजा पीटने की जोरदार आवाजें आने लगी। मेरे पिताजी अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहे थे। चेंग फेंग, बेटा, पापा आ गए हैं। चेंग फेंग, जल्दी दरवाजा खोल। वो बुरी तरह हौंफ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल भूख से मर जाएंगे। इस बार मैंने घर पर न होने का नाटक नहीं किया। सोचा, चलो तुम्हारे साथ थोड़ा खेल ही लिया जाए। मैं तेजी से भागकर दरवाजे के पास गया, दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलने का नाटक किया और रोने जैसी आवाज बनाते हुए बोला, पापा, मम्मी, दरवाजे का ताला खराब हो गया है। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर ये खुल ही नहीं रहा। बाहर से आवाज आई
क्या मतलब नहीं खुल रहा? तेरी इतनी हिम्मत। चेंग फेंग बेटा, थोड़ा और कोशिश करो ना। शायद नमी की वजह से जंग लग गया होगा। एक दो बार और घुमा कर देखो। मेरे पिता अपना गुस्सा पीते हुए खड़े थे और मेरी माँ ने जल्दी मचाते हुए कहा, चेंग फेंग, जल्दी दरवाजा खोल। तेरे छोटे भाई को बहुत तेज बुखार है। मुझे याद है घर में बुखार की दवाई रखी है। मैंने जवाब दिया, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। मुझे भी घबराहट हो रही है। पता नहीं इस सड़े हुए ताले को क्या हो गया है। मैं एक तरफ रोने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी उंगलियों से दरवाजे पर बेतरतीब ढंग से खरोंच रहा था, ताकि उन्हें लगे कि मैं सच में ताला खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चेंग फेंग, तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना? तू बस हमें अंदर नहीं आने देना चाहता। छोटे, तू अपने बड़े भाई के लिए ऐसा कैसे कह सकता है? मैं सच में पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तू एक नंबर का निकम्मा है, किसी काम का नहीं है तू। इतना कहकर पिताजी ने जोर से दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे उस मजबूत किए गए दरवाजे का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्टे उनके कंधे में जोरदार दर्द होने लगा। माँ ने भी दरवाजा तोड़ने में उनकी मदद की, लेकिन जब उन्हें भी एहसास हुआ कि ये नहीं टूटेगा, तो वो गुस्से से चिल्लाईं, चेंग फेंग, तू एक बार और कोशिश कर और अभी के अभी दरवाजा खोल। पर ये खुल ही नहीं रहा है ना। उस वक्त तक बाहर कई पड़ोसी भी इकट्ठा हो चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें भी इस खेल में घसीटने का मन बना लिया। अंकल, आंटी, मेरे घर में बहुत सारा खाने का सामान है। आप सब मिलकर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कीजिए ना। शायद धक्के से ताला थोड़ा ढीला हो जाए। मेरी ये बात सुनकर बाहर खड़े लोगों में जैसे आग सी लग गई। जो भीड़ अब तक सिर्फ तमाशा देख रही थी, वो एकदम बेकाबू हो गई। अंदर खाना है, देख लिन बेटे, ये तूने खुद कहा है। चलो सब एक साथ जोर लगाओ खाने के लिए। दरवाजे को जड़ से उखाड़ फेंको और देखते ही देखते बाहर से दरवाजा टूटने की कान फाड़ देने वाली आवाजें और लोगों की जोरदार चीख पुकार आने लगी। लगाओ जोर। लेकिन वो ऊंची मंजिल वाला भारी भरकम लोहे का सिक्योरिटी दरवाजा उनके नाजुक कंधों को बुरी तरह सजा दे रहा था। मेरा हाथ, क्या इस दरवाजे को वेल्डिंग कर रखा है? ये तो हिल भी नहीं रहा। क्या तुमने अंदर से कुछ अटका रखा है? लोग दर्द से कराहते हुए चिल्लाने लगे। उनका जोश पल भर में आधा हो गया। ये देखकर मैंने फिर से घबराकर रोने का नाटक शुरू कर दिया। मैं क्या करूं? दरवाजा सच में बुरी तरह फंस गया है। चेंग फेंग, तो सच में किसी काम का नहीं है। मैं यहाँ भूख से मरा जा रहा हूँ। ऊपर से मुझे तेज बुखार है और तुझसे एक दरवाजा तक नहीं खुल रहा। तू तो हमारे लिए पनौती है, पनौती। मेरे पिता अपने लाडले बेटे को इस तरह तड़पता देख एकदम तड़प उठे और दरवाजे के पार से ही मुझे अपना आखिरी फरमान सुना दिया। चेंग फेंग, मैं तुझे बस 1 मिनट का वक्त और दे रहा हूँ। अगर दरवाजा नहीं खुला, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। सच में यार, क्या मजाक है। जिंदगी भर बस अपनी धौंस जमाना आता है, असलियत से तो कोई लेना देना ही नहीं। अब इस लोहे की दीवार के उस पार से तो बस एक मजाक लग रहा है। ये तो सच में नहीं खुल रहा। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत घूम रहा था, अभी जो सबने धक्का मारा ना, लगता है ताले का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से मुड़कर फंस गया है। अब तो ये बिल्कुल नहीं घूम रहा। सब तुम लोगों की गलती है, फालतू में धक्के मार रहे थे। मेरे इस उल्टे दांव से बाहर जो 2 पड़ोसी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डर के मारे तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। अरे बस करो, अब और धक्के मत मारो। जितना धक्का मारोगे ये उतना ही फंस जाएगा, फिर किसी को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। छोड़ो यार, रहने दो। ये दरवाजा बड़ा मनहूस है, कहीं अपनी हड्डियां न तुड़वा बैठना। कई पड़ोसी बड़बड़ाते और गालियां देते हुए वहां से चले गए। वो लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए थे। अब जब कोई उम्मीद नहीं बची, तो वो यहाँ अपनी कीमती ताकत बर्बाद नहीं करना चाहते थे। खैर, पहला संकट तो टला, लेकिन नया संकट फिर आ खड़ा हुआ। मम्मी पापा और मेरा भाई, वो लोग इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। हम बगल वाले फ्लैट में चलते हैं, वहाँ बालकनी से चेंग फेंग हमें खाना पकड़ा सकता है।
बगल वाला कमरा नंबर 3002 आज तक बिका ही नहीं था। वहाँ तो कोई सुरक्षा वाला दरवाजा तक नहीं लगा है। बचपन में जब भी मुझ पर जुल्म होता था ना, तो मैं उसी फ्लैट में जाकर छुप जाया करता था। और मेरे छोटे भाई को अपने घर की बालकनी से मुझे चिढ़ाना बहुत पसंद था। मेरे प्यारे भैया, जल्दी इधर आओ ना, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। वो कमरा नंबर 3001 की बालकनी में खड़ा होता, एक डंडे में खाना बांधकर मेरी तरफ बढ़ाता, और जैसे ही मैं उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे करता, वो अचानक से डंडे को पीछे खींच लेता। हाँ 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 भैया, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वो बालकनी मेरे लिए किसी डरावने सपने जैसी थी, और उसके लिए उसके खेलने की जगह। उसे उन दोनों बालकनियों का चप्पा चप्पा पता था। इसीलिए जब मैं अभी दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो उसके दिमाग में तुरंत बालकनी का ख्याल आया। ये सुनते ही मेरे मम्मी पापा खुशी से पागल हो गए और जल्दी जल्दी बोलने लगे, चेन फेंक, खाना लेकर बालकनी में आ जा, किसी भी तरह उसे इधर भेज। इतना कहकर वो भाई का हाथ पकड़कर भागते हुए बगल वाली बालकनी की तरफ गए। ये देखकर बाकी पड़ोसी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। पलक झपकते ही बगल वाली बालकनी में भीड़ का शोर मचने लगा। 10-15 लोग एक दूसरे को धक्के मारते हुए वहां से मेरी तरफ झांक रहे थे, और पीछे तो पूरी एक भीड़ थी जो अंदर घुस ही नहीं पा रही थी। वो सब अपनी गर्दन लंबी करके किसी भूखे बगुले की तरह झांक रहे थे। उनमें कई जाने पहचाने चेहरे थे, जैसे कमरा नंबर 3003 वाली वांग आंटी और कमरा नंबर 2901 वाले झाओ दादा। उन्हें वहां देखकर मेरे दिल में जो एक डर बैठा था, वो थोड़ा कम हो गया। सच कहूँ तो इन सालों में मैंने कुछ खुशी के पल भी देखे थे। जैसे जब मुझे पीटा जाता था, तो वांग आंटी बीच बचाव करने आ जाती थी। वो मेरे पापा से मिन्नतें करती थी कि वो मुझे और न मारे। झाओ दादा के घर तरबूज की खेती होती थी, तो वो कभी कभी हमारे घर भी तरबूज भिजवा देते थे। और अगर वो देखते कि मैं घर पर अकेला हूँ, तो वो मुझसे कहते थे कि एक तरबूज काटकर चुपचाप खा लूं, ताकि मेरे मम्मी पापा के लौटने के बाद मेरा हिस्सा कोई और न खा जाए। ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत दिनों तक अंदर से खुश रखती थी। मुझे लगा कि शायद अगर मैं इन पड़ोसियों को थोड़ा समझा दूं, तो बात इतनी नहीं बिगड़ेगी और मैं इस आने वाले खतरे से बच जाऊंगा। चेन फेंक, क्या घूर रहा है? जल्दी से खाना इधर बढ़ा। मेरे पापा को मेरे रुकने पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी गर्दन बाहर निकालकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। उधर मेरी माँ भूख के मारे अपना थूक निगलते हुए मेरे छोटे भाई के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। और हाँ, बुखार की दवा भी जल्दी से दे दे, तेरे भाई को 2 दिन से तेज बुखार है। छोटे भाई का चेहरा अजीब सा लाल हो रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसमें बिल्कुल जान नहीं बची है। लेकिन मेरे सामने आते ही न जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने मेरी तरफ के कपड़े सुखाने वाले स्टैंड की ओर इशारा किया। चेन फेंक, उसका इस्तेमाल कर। जल्दी से कुछ खाने को और ब्रुफेन भेज। अभी के अभी। ठीक है, रुक जा, मैंने कहा और अंदर से एक पेटी ब्रेड और एक पेटी पानी की बोतलें निकाल लाया। उन्हें देखते ही वहां खड़े लोगों की आंखें चमक उठी। सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। उनके मुंह में पानी आ रहा था। भूख के मारे वो सब पागल हो रहे थे। तभी मेरा भाई किसी मरे हुए इंसान में जान आने की तरह जोर से चिल्लाया, जल्दी कर, मुझे दे। उसने बारिश में भीगते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने नूडल्स का एक पैकेट कपड़े सुखाने वाले डंडे पर बांधा और बाहर की तरफ कर दिया, और फिर उसी डंडे से अपने भाई के हाथ पर जोर से मारा। उसकी बाहें बहुत पतली और नाजुक थी। मेरी एक ही चोट से उसका हाथ सूज गया और वो दर्द से तड़प कर चीख पड़ा। ये क्या कर रहा है तू? चेन फेंक, पागल हो गया है क्या? तू अपने छोटे भाई को क्यों मार रहा है? वो लाइन में नहीं लगा है। मम्मी पापा, आप खुद ही देखिए, यहाँ पड़ोस के इतने सारे अंकल आंटी खड़े सब देख रहे हैं। नूडल्स और पानी की बस एक ही पेटी है और यहाँ सबको भूख लगी है, तो फिर इसे सबसे पहले क्यों दूं? आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये राशन हमारी जान बचाने के लिए है, इसलिए सबको नियम मानने ही होंगे। जिनके घर में बुजुर्ग
गर्भवती औरतें या बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले मिलेगा। और जो लाइन तोड़ेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी इन बातों ने पल भर में मुझे एक नालायक बेटे से एक फरिश्ता बना दिया। शियाओलिन बिल्कुल सही कह रहा है। सारा राशन अकेले तुम्हारे परिवार को ही क्यों मिले? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें लाइन में लगना चाहिए। सच कहूँ तो उस वक्त हालांकि बहुत से लोग भूख से बेहाल थे, लेकिन अभी तक इंसानी फितरत का असली घिनौना रूप बाहर नहीं आया था। ऐसे में अगर कोई आगे बढ़कर नियम बना दे तो लोग चुपचाप उसे मान लेते हैं। मेरा मकसद बहुत साफ था। मुझे अपने उस प्यारे से परिवार को पूरी तरह से अलग थलग करना था। शियाओ फैंग बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ वैसे ही बहुत कमजोर हैं और कई दिनों से भूखी भी हैं। क्या तुम मुझे एक पैकेट ब्रेड दे सकते हो? आंटी वांग बाकी लोगों की तरह पागलों की तरह आगे धक्का मुक्की नहीं कर रही थी, बल्कि एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से नूडल्स का एक और पैकेट डंडे पर बांधा और बहुत आराम से उनकी तरफ बढ़ा दिया। आंटी वांग, ये लीजिए, ये आपकी माँ के लिए है। बाकी सब लोग छीना झपटी मत करो, सबको मिलेगा। ये सुनकर भीड़ ने अपना हाथ आगे बढ़ाने की इच्छा को दबा लिया और आंटी वांग को आगे आने का रास्ता दे दिया। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। लोग अभी भी समझदारी से काम ले रहे थे, उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सकता था। तभी अचानक मेरी माँ झपट कर आगे आई और उन्होंने वो पैकेट छीन लिया। उसे अपनी छाती से कसकर लगाते हुए वो चिल्लाई, ये हमारे घर का राशन है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से। वो पागलों की तरह उस पैकेट को छुपाने लगी। उनके चेहरे पर एक खौफनाक लालच था। मेरा छोटा भाई भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाया, हाँ, ये हमारे घर का राशन है। पीछे हटो तुम लोग, ये तो शियाओ फैंग ने आंटी वांग को दिया था। आप इतनी बेईमान कैसे हो सकती हैं? चेंग फेग का बच्चा यहाँ महान बनने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं दूंगा, ये ब्रेड हमारे घर की है। देखता हूँ कौन इसे छीनने की जुर्रत करता है। मेरे पापा अपने भारी भरकम शरीर के घमंड में हमेशा की तरह अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, पर वो भूल गए थे कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब कोई उनके नखरे क्यों सहता? कुछ तगड़े आदमी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ आए। तू किस बात की हेकड़ी दिखा रहा है बे? रोज तो तू चेंग फेग को मारता पीटता है। सब जानते हैं कि तू कितना भेदभाव करता है, और अब ढूंढ कर रहा है कि चेंग फेग तेरा बेटा है। मेरा बेटा है, मेरी मर्जी, जब मन करेगा तब मारूंगा। तुम लोगों को इससे क्या? मेरे पापा अब भी हेकड़ी दिखा रहे थे। ये देखकर एक पड़ोसी से रहा नहीं गया और उसने उन्हें धक्का दे दिया। अरे, चेंग फेग के पास तो ब्रेड का एक पूरा डिब्बा रखा है। क्या तुम लोगों को इस एक पैकेट के लिए लड़ना जरूरी है? जब चेंग फेग खुद ही तुम सबको बांटना चाहता है तो जाकर उसी से मांग लो ना। मेरी माँ ने मुसीबत को मेरी तरफ मोड़ने की क्या खूब चाल चली थी। जैसे ही सब पड़ोसियों का ध्यान मेरी तरफ गया, उसने झट से पापा का हाथ खींचा और मेरे छोटे भाई को गले से लगा लिया, और वो तीनों बिल्कुल चूहों की तरह बालकनी के सबसे अंधेरे कोने में दुबक गए। उन्होंने तुरंत पैकेट फाड़ा और भूखे भेड़ियों की तरह ब्रेड ठूसने लगे। जियाओ फेग, सब लोग मेरी तरफ घूर रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और उस इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे को उठाकर वापस अपने कमरे में जाने का नाटक किया। अगर मेरे मम्मी पापा इतनी ही दादागिरी दिखा रहे हैं तो फिर रहने दो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए अब मैं ये नूडल्स किसी को नहीं बांटूंगा। अरे नहीं नहीं, जियाओ फेग, ऐसा मत कर भाई। जियाओ फेग, अंदर मत जा यार। देखा तुम सबने, तुम लोग उसी का पक्ष ले रहे थे ना। वो बहुत बड़ा स्वार्थी है, अब वो कुछ नहीं बांटेगा। समझ आया कि हम उसे क्यों मारते हैं? वो एकदम घटिया इंसान है, जानबूझकर तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मेरे भैया अंदर से बहुत बुरे हैं, उनकी बातों में मत आना। उन तीनों की इस घटिया नौटंकी को देखकर मेरे चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। फिर मैं मुड़कर कमरे में गया और एक बड़ा सा थैला लेकर वापस बाहर आया। अरे, अभी तो मैं बस मजाक कर रहा था। ये देखो, ये क्या है? मैंने उस थैले के अंदर से
भाप निकलते हुए गरम गरम खाने के 10 डब्बे और मसालेदार सूखे मांस का एक बड़ा सा पैकेट निकाला। साथ ही एक पूरा बर्तन भरकर एकदम साफ धुले हुए कच्चे शकरकंद भी निकाले। अरे, गरम चावल, मांस। उस एक पल में पूरी बालकनी में सिर्फ लोगों के मुंह में पानी आने और लार भटकने की आवाजें गूंज रही थीं। चेंग फेग, तेरे पास इतना सारा खाना? बेटा जियाओ फेग, ये सब कीमती चीजें ऐसे ही गैरों में मत बांट देना। ला, मम्मी पापा इसे तेरे लिए संभाल कर रख देंगे। भैया, मुझे भी वो गरम खाने का डब्बा चाहिए, वो जिसमें मांस है। जल्दी मुझे दो, मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई को छोड़कर बाकी सब लोगों को इस खाने में से हिस्सा मिलेगा। किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप सबने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। जाओ दादा, तकलीफ के लिए माफी, पर ये खाना बांटने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। खाने के 10 डब्बे बूढ़ों और बच्चों को दे दीजिए और सूखा मांस और शकरकंद हर इंसान को एक एक हिस्सा दे दीजिए। ठीक है? जियाओ फेग बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, तूने मुझे गलत साबित नहीं किया। ये खाना मैं बांटूंगा, अगर किसी ने भी इसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसकी जान निकाल दूंगा। मैंने कपड़े सुखाने वाले डंडे के सहारे एक एक करके लोगों तक राशन पहुंचाना शुरू कर दिया। हवा में उड़ते हुए शकरकंद एक बहुत ही खूबसूरत नजारा बना रहे थे। उन एहसानमंद पड़ोसियों के हाथों में जाते हुए और अपने मम्मी पापा और भाई को गुस्से से खून के आंसू रोते हुए देखकर और उनकी वो बेबसी देखकर मजा ही आ गया। ये खाना बांटना सच में पैसा वसूल रहा। और वैसे भी खाना बांटने के पीछे मेरे 2 मकसद थे। पहला, उनका एहसान चुकाना, क्योंकि पड़ोसियों में से सच में कई लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, जिनसे मुझे थोड़ा अपनापन महसूस हुआ। दूसरा, किसी भी तरह के बवाल से बचना। आखिरकार अब सबकी नजरें मुझ पर ही हैं। सबको पता है कि मेरे घर में खाना है। अगर हालात बेकाबू हो गए तो बहुत से लोग अपना आपा खो बैठेंगे और तब मैं पक्का सबका इकलौता निशाना बन जाऊंगा। भले ही वो मेरे घर का दरवाजा न तोड़ पाए, लेकिन 2 महीने बाद जब जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी तब मैं कहाँ जाऊंगा? इसलिए दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाथ पर हाथ धरे दूसरों को तड़पते हुए देखना, वैसे भी ये कोई दुनिया का अंत थोड़ी ही है। हाँ, पर अपने घर वालों को तड़पते हुए देखने में मुझे बहुत मजा आता है। कुछ ही देर में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। हंसी मजाक गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की वो भयंकर बारिश रुक गई हो। फिर एक एक करके सब वहाँ से चले गए। वांग आंटी सबसे आखिर में गईं। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में एक लॉलीपॉप थमा दिया और झिझकते हुए बोली, श्याओ फेंग, मेरा इसे खाने का मन नहीं कर रहा था, तुम ही रख लो बेटा। शुक्रिया आंटी। मैंने रैपर खोला और उसे मुंह में डाल लिया। एक मीठा सा स्वाद मुंह में घुल गया। अब वहाँ सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई ही बचे थे। अभी थोड़ी देर पहले लोगों की वो भीड़ देखकर पापा के बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, पर अब जैसे ही लोग गए वो तुरंत मुझ पर भड़क उठे। अबे ओ बर्बाद करने वाले इंसान, इतना सारा खाना तूने मुफ्त में बांट दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वही तो, अरे मौके का फायदा उठाकर उन्हें महंगे दाम में बेचता तो भी ठीक था। एक शकरकंदी 100 रुपये में बेचता तब भी लोग टूट पड़ते। बे ओ निथले, जल्दी से मुझे आइबुप्रोफेन दे। तुझे दूसरों की क्या पड़ी है? मैं तेरा सगा भाई हूँ, मुझे दवाई चाहिए। हाँ, अब जरूरत पड़ी तो मैं तेरा भाई हो गया। इससे पहले तो तू मेरे हाथ तोड़ने वाला था ना। मैंने बिना कोई भाव दिखाए मुंह फेरा और अंदर कमरे में चला गया। चेन फेंग, मैं मरकर भूत बन जाऊंगा पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो लोग बगल वाले कमरे से पागलों की तरह गालियां बकने लगे और अपने शरीर से दीवार पर धक्के मारने लगे। वो लोग सिक्योरिटी दरवाजे को पीटने लगे, पर मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कानों में ईयर प्लग लगाए। आहा, दुनिया कितनी शांत हो गई है। अगली सुबह जैसे ही मैं उठा, मुझसे रुका नहीं गया और मैं सीधा अपनी बालकनी में आ गया। मेरे प्यारे बेटे, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें थोड़ा सा खाने को दे दे। मेरे बच्चे, तू बाहर तो आ, हम सच में तुझसे बहुत प्यार करते हैं।
सच में कल तो बस भूख के मारे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे पहले आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे बचा लो भैया, मुझे दवाई चाहिए, मेरा सिर फटा जा रहा है। ठीक उसी वक्त वांग आंटी एक गर्भवती औरत को सहारा देते हुए वहां आई। वो 28वीं मंजिल पर रहने वाली किन मैडम थी, मेरी प्राइमरी स्कूल की टीचर श्याओ फैंग। किन मैडम को बहुत तेज बुखार है और उनके पति टीवी स्टेशन में फंस गए हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए कोई भी उल्टी सीधी दवाई नहीं खा सकती। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बच्चों के बुखार की दवा या आइबुप्रोफेन है, चीन फैंग। मुझे बहुत अफसोस है, मेरे पास सच में और कोई रास्ता नहीं बचा था। पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। मैं तुरंत मुड़ा और अंदर से आइबुप्रोफेन की पूरी एक बोतल ले आया। टीचर चिन, ये लीजिए, इसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। मैंने दवा की बोतल को एक डंडे से बांधा और उनकी तरफ बढ़ा दिया। टीचर चिन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी जमीन पर लेटा हुआ मेरा भाई अचानक से उछला और झपट्टा मारकर उसने वो बोतल छीन ली। उसने बोतल को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिया। चेन फेग, क्या तू मेरा, अरे मैं तेरा सगा भाई हूँ। तू मेरी जान नहीं बचा रहा और उस बाहर वाली की मदद कर रहा है। अरे राम, तुम एक गर्भवती औरत की दवा कैसे छीन सकते हो? जल्दी वापस करो इसे। आंटी वांग ने बोतल छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर मेरे माँ बाप के अंदर बेटे को बचाने की सनक सवार हो गई। पापा ने आंटी वांग के पेट पर जोरदार लात मारी और वो पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ी। किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे की दवा छीनने की? ये आइबुप्रोफेन हमारी है, ये मेरी है। छीना झपटी के दौरान मेरे भाई का धक्का गलती से टीचर चिन को लग गया। रुक जाओ, टीचर चिन लड़खड़ाई और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। आंटी वांग, जल्दी किसी को बुलाओ, टीचर चिन का खून बह रहा है, कोई तो मदद करो। इस घर के लोग एक गर्भवती औरत को पीट रहे हैं। इस एक चीख ने पूरी इमारत को जगा कर रख दिया। बहुत सारे लोग दौड़कर वहां आ गए और ये नजारा देखकर सब सन रह गए। भीड़ में से एक डॉक्टर जैसा दिखने वाला पड़ोसी आगे आया। हे भगवान, ये तो प्लेसेंटल एब्डक्शन लग रहा है, इनकी तो प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है। आप सब लोग मिलकर चारों तरफ घेरा बना ले, मैं डिलीवरी करवाता हूँ। सबने आनन फानन में मिलकर एक इंसानी दीवार बना ली। वही कुछ हटे कट्टे आदमी अपनी लाल आंखों से मेरे भाई को घूर रहे थे, जिसने अभी भी आइबुप्रोफेन की बोतल कसकर पकड़ी हुई थी। जल्दी से दवा वापस छीनो इससे, टीचर चिन तेज बुखार में तप रही है। मेरे भाई ने चिल्लाकर कहा, ये आइबुप्रोफेन मेरी है, सिर्फ मेरी है, जो भी पास आया मैं उसे काट खाऊंगा। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे अपने मुंह में पलटने ही वाला था कि उन आदमियों के सब्र का बांध टूट गया। वो झपट पड़े और बोतल छीनने लगे। मेरे पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उनकी बकवास सहने के मूड में नहीं था। तुम लोगों ने एक गर्भवती औरत पर हाथ उठाया है, मारो सालों को। और फिर लात घूसों की बरसात शुरू हो गई। कुछ ही घूसों में मेरे पापा जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। आइबुप्रोफेन उनसे छीन ली गई और डॉक्टर के हाथों में सौंप दी गई। पापा, वो मेरी दवा थी, घबरा मत मेरे बच्चे। पापा बस जरा सांस ले ले, फिर बाहर जाकर तेरे लिए दवा लाएंगे। मुझे अभी दवा खानी है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा बोले, अच्छा, मैं अभी तेरे लिए दवा ढूंढने जाता हूँ। बेटा, बस थोड़ी देर और हिम्मत रख ले। पापा बस अभी आए। लेकिन मेरे भाई को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो मुड़ा और झट से मम्मी के गले लग गया। मम्मी, आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, आप भी बाहर जाकर मेरे लिए दवा ढूंढ लाओ ना। अपने भाई की वो जहरीली और मतलबी बातें सुनकर और नीचे चल रहे उस घटिया तमाशे को देखकर मैं बालकनी में चुपचाप खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, महज एक आइबुप्रोफेन की बोतल ने आखिरकार तुम लोगों के इस झूठे प्यार और खोखले रिश्तों के नकाब को बुरी तरह से फाड़ कर रख दिया था। खैर,
गनीमत ये रही कि टीचर चिन का बच्चा बच गया। वो एक प्री मैच्योर बच्चा था। कौन जिंदा बचेगा, ये तो अब भगवान भरोसे ही है। उस रात मैंने टीचर चिन को 10 डब्बे खाने के और कुछ सेब दिए। और जहाँ तक मेरे उस परिवार की बात है, उन्होंने सबका गुस्सा मोल ले लिया था, इसलिए उन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया था। भूख और कड़कड़ाती ठंड में एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उस भयंकर बारिश और सर्दी में वक्त जैसे थम सा गया था। पानी 15वीं मंजिल तक पहुंच चुका था। 1.5 महीने बाद आज सुबह मैं हमेशा की तरह शकरकंद बांटने बाहर निकला। तभी पड़ोस की बालकनी से मुझे कोई बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, चेंग फेग। मुझे बचा लो बेटा, कोई मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहा। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, आपके वो महान पति और लाडले बेटे कहाँ गए? तुम्हारे पापा ने पानी में एक बक्सा तैरता हुआ देखा था। वो उसे निकालने गए थे और उनकी नाव पलट गई। ओह, मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं उठी। वो आदमी पिछले जन्म में ही जब उसने मुझे बेसमेंट में बंद किया था, तभी मेरा उससे हर रिश्ता टूट चुका था। तुम चाहो तो हमें बचा सकते हो। तुम्हारे पास इतना सारा खाना है, फिर भी तुम अपनी आंखों के सामने हमें तड़पता हुआ देख रहे हो। क्या तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज बची भी है? 3 साल पहले जब घर में आग लगी थी, तो पापा ने छोटे भाई को गोद में उठा लिया था और तुम उस कुत्ते को लेकर बाहर भाग गई और मुझे उसी कमरे में मरने के लिए बंद छोड़ दिया था। अगर मिस्टर चाओ ने दरवाजा न तोड़ा होता तो मैं कब का जलकर राख हो गया होता। तब क्या तुम लोगों ने सोचा था कि मुझ में भी जान है? क्या एक बार भी ख्याल आया था कि मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ? हाँ, अब मैं अपनी आंखों से तुम्हें खत्म होते हुए देख रहा हूँ। या फिर सच तो ये है कि पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम लोग यही दुआ कर रहे हो कि मैं ही खत्म हो जाऊं। बस करो और मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। हम इसी लायक हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हो। मेरे बच्चे चेंग फेग, मुझे माफ कर दे। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक उसी वक्त किसी भूत की तरह एक साया अंधेरे कोने से रेंगता हुआ बाहर आया। वो अभी भी जिंदा था। मैं अब बस अपने बड़े भाई की बात मानूंगा। अब इस दुनिया में सिर्फ मेरा भाई ही मेरा अपना है। ये सुनकर माँ का शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे उनके अंदर की बची खुची जान भी निकल गई हो। छोटे भाई ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और दीवार का सहारा लेते हुए बालकनी के किनारे तक आ गया। उसने मेरी तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब और चापलूसी भरी मुस्कान दी। हाँ भैया, ही, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। इस बार मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। आज के बाद मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता बनकर रहूंगा। तुम जिस पर भौंकने को कहोगे मैं उसे काट खाऊंगा। भैया, मेरे प्यारे भैया, बस थोड़ा सा खाना दे दो ना। उसकी इस गिरी हुई हालत को देखकर मुझे उस पर सिर्फ तरस आ रहा था। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या तुम्हें पता है भैया, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। अब से हम दोनों भाई एकदम प्यार से रहेंगे। मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम जो हुक्म दोगे मैं वही करूंगा। भैया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी ये बात सुनते ही जमीन पर बेसुध पड़ी माँ ने अचानक रोना बंद कर दिया। उन्होंने अपना सिर उठाया और छोटे भाई को घूरने लगी। उनकी आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद की चमक भी अब बुझ चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक खौफनाक पागलपन ने। ये इंसान नहीं है। मुझे तो शुरू से ही तुझसे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी जगह पर सुनना खड़ा था, एकदम बेजान। अगले जन्म में हम परिवार बनकर न मिले। उस रेलिंग को पार करते वक्त माँ के चेहरे पर सच में एक सुकून भरी मुस्कान थी। दुनिया जैसे एकदम शांत हो गई। 15 दिन बाद बारिश रुक गई। बहुत समय बाद बादलों को चीरती हुई धूप निकली और इस उजड़े हुए शहर पर बिखर गई। आसमान में हेलीकॉप्टर की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। रेस्क्यू टीम आ गई थी। मैंने पिछले 2 महीनों से बंद पड़े उस लोहे के दरवाजे को खोला। वहाँ झाओ दादा, वांग आंटी और अपने बच्चे को सीने से लगाए टीचर चिन
सब दरवाजे पर ही खड़े थे। हम सब ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। बिना कुछ कहे ही हम सब एक दूसरे का दर्द समझ गए थे। 6 महीने बाद बाढ़ का पानी उतरा और शहर फिर से बसने लगा। घर का इकलौता वारिस होने के नाते मुझे वो पानी में डूबा हुआ पर अब बिल्कुल नया बन चुका विला मिला, और साथ ही माँ बाप की छोड़ी हुई बीमा की एक बहुत बड़ी रकम। मैंने एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता पाला और उसका नाम रखा यूशिंग। मैं अपने विला के बगीचे में बैठा फ्रिस्बी उछाल रहा हूँ। यूशिंग खुशी से उछलता हुआ उसे पकड़ने भाग रहा है। सूरज की नम नम धूप मेरे बदन को छू रही है। अब कोई ठंड या सूनापन नहीं बचा है।